नमस्कार दोस्तों, रूस के एलिगेटर हेलीकॉप्टर और चेकमेट फाइटर जेट की क्या अपडेट है। भारत ने अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए किस टेक्नोलॉजी वाली क्रूज मिसाइल्स बना ली हैं। तुर्की को टाइफून जेट के लिए झटका क्यों दिया जा रहा है। तेजस में मिसाइल्स की संख्या बढ़ाने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। स्वदेशी INS अरिहंत की क्या अपडेट है। भारत ने अब कौन सा खास एयर डिफेंस सिस्टम सामने रखा है। नेवल तेजस यानी टेडबीएफ के डिजाइन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अमेरिका ने यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर पर किस तरह के जासूसी ड्रोन की टेस्टिंग की है। MiG-29 में अब भारत कौन सी खास मिसाइल लगा रहा है। ये सारी अपडेट्स की डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली अपडेट की बात करें तो रूस ने अपने सबसे एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 एलिगेटर का M वेरिएंट तैयार कर लिया है। इसकी खास बात यह है कि इसके दो रोटर ब्लेड्स एक के ऊपर एक लगाए जाते हैं और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में घूमते हैं। अब जो नया वेरिएंट तैयार किया गया है वह रात के अंधेरे में भी अच्छी तरह से अपने टारगेट्स को ढूंढ कर एलिमिनेट कर सकता है। इसमें लेटेस्ट सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। इसके रडार वार्निंग रिसीवर व जैमर्स को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। KA-52 एलिगेटर 350 किलोमीटर/आवर की स्पीड भी हासिल कर सकता है और इसकी फेरी रेंज 1160 किलोमीटर तक है। यह 18,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है और अपने 6 हार्ड पॉइंट्स पर टोटल 2000 किलोग्राम की अलग अलग तरह की एंटी टैंक व प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल्स को ले जा सकता है। इसमें एक और खास बात यह है कि इस अनोखे हेलीकॉप्टर में अलग मैकेनिज्म वाला इजेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है ताकि पायलट की जान को खतरा ना हो। भारत ने अमेरिका से जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं उनकी कीमत KA-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अगली अपडेट की बात करें तो भारत ने अपनी छोटे आकार की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए अलग किस्म की क्रूज मिसाइल्स को तैयार कर लिया है। ये खास क्रूज मिसाइल्स लॉन्च होने के बाद ज्यादा हाइट तक नहीं जाकर सरफेस के पैरेलल ट्रेवल करती हैं, जिससे इन्हें जल्दी ट्रैक कर पाना बेहद मुश्किल रहता है। सबसे खास बात यह है कि इस क्रूज मिसाइल के लिए अलग से वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब नहीं चाहिए, बल्कि इसे मौजूदा सबमरीन्स में ही सामने की तरफ मौजूद टॉर्पीडो ट्यूब से ही लॉन्च किया जा सकता है। रेंज की बात करें तो यह नई क्रूज मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक जा सकती है और इसकी स्पीड 750 किलोमीटर/आवर तक है। जमीन पर 500 किलोमीटर दूर तक स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर अटैक कर सकने वाली इस मिसाइल के अलावा एक और तरह की मिसाइल भी सक्सेसफुली टेस्ट की गई है जो एंटीशिप कैटेगरी की है, यानी यह 500 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के नेवल शिप्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ अपना टारगेट बना सकती है। इन मिसाइल्स को स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में लगाया जा रहा है। इसके अलावा भारत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स INS अरिहंत व INS अरिघाट के लिए वर्टिकल ट्यूब लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बना चुका है। इसी तरह की K-15 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर व K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती हैं। फाइटर जेट्स की अपडेट्स की बात करें तो तुर्की जो ग्रीस को प्रेशराइज करने के लिए 40 यूरोफाइटर टाइफून खरीदना चाहता था, तो उन्हें झटका तब लगा जब जर्मनी ने इस डील को रुकवा दिया। दरअसल यूरोफाइटर टाइफून को बेचने के लिए यूके, जर्मनी, इटली व स्पेन इन चारों देशों की परमिशन चाहिए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने की वजह से तुर्की को F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाला जा चुका है। तुर्की अपने पुराने हो चुके 250 से ज्यादा F-16s को अमेरिका के साथ मिलकर अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन अमेरिका यह भी नहीं होने दे रहा है। रही सही कसर ग्रीस ने पूरी कर दी जब उन्होंने तुर्की को दबाने के लिए फ्रांस से राफेल जेट्स खरीदने शुरू कर दिए। ग्रीस के इन राफेल जेट्स को काउंटर करने के लिए तुर्की अब यूरोफाइटर टाइफून को खरीदना चाहता था, लेकिन जर्मनी ने ऐसा नहीं होने दिया। जर्मनी द्वारा यूरोफाइटर टाइफून जेट्स को नहीं बेचने देने का रीजन तुर्की का ह्यूमन राइट्स का खराब रिकॉर्ड बताया जा रहा है। दोस्तों ड्रोन्स की बात करें तो जैसे MQ-9B ड्रोन्स भारत अमेरिका से खरीद रहा है, ठीक उसी तरह का एक हेवीली मॉडिफाइड ड्रोन बनाया गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से भी टेक ऑफ कर सकता है। इस तरह के ड्रोन्स 24 आवर से भी ज्यादा समय तक उड़ते रह सकते हैं, लेकिन इनका इंजन ज्यादा पावरफुल नहीं होता है और इन्हें टेक ऑफ के लिए एक लंबा रनवे चाहिए होता है।
लेकिन अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स जो MQ-9 ड्रोन को बनाती है, उन्होंने मुहावे नाम से एक खास ड्रोन बना लिया है जो स्की जंप बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से भी टेक ऑफ कर सकता है। भारत के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, ये दोनों ही इसी तरह के स्की जंप सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। इसी मुहावे ड्रोन की सक्सेसफुल टेस्टिंग HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर की गई है। भारत भी अब इस तरह के कैरियर बेस्ड निगरानी व जासूसी ड्रोन को अमेरिका से खरीदने की सोच रहा है। खास बात यह है कि यह मुहावे ड्रोन एक साथ 16 हेलफायर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। बात करें टेडबीएफ जेट की, तो नेवी के लिए जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी टेडबीएफ बनाया जा रहा है, उसके डिजाइन में 2 मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। पहला चेंज किया जा रहा है इसकी अंडरबेली पर, जहां मिसाइल्स के लिए पायलोन्स की जगह पर इसकी अंडरबॉडी को इस तरह से अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड बनाया जा रहा है ताकि इसमें लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स को फिट किया जा सके। इससे फाइटर जेट को कम एयर ड्रैग का सामना करना पड़ेगा, उसकी स्पीड भी बढ़ेगी और इससे फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन भी कम रहेगा। साउथ कोरिया के नए फाइटर जेट KF-21 में इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा करने से टेडबीएफ की ग्राउंड क्लियरेंस काफी बढ़ जाएगी, जो तेज स्पीड पर एक झटके के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने में काफी सहायता प्रदान करती है। दूसरा बदलाव यह किया गया है कि टेडबीएफ जेट में ट्रेडिशनल इंटरनल कैनन नहीं लगाई जाएगी, जैसी MiG-29K जेट्स में लगी हुई है। नेवल फाइटर जेट को खुले ओशन में ऑपरेट करना होता है, जहां नजदीक की लड़ाई यानी डॉग फाइट के बेहद ही कम चांसेस होते हैं। फिर भी अगर कैनन की जरूरत महसूस होती है तो अंडरबॉडी पाइलोन बेस्ड कैनन पोर्ट को इंटीग्रेट किया जाएगा। आजकल ज्यादातर नए फाइटर जेट्स में यही तरीका देखने को मिल रहा है। टेडबीएफ के फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन को भी काफी कम रखने के लिए इसके फ्रंटल पार्ट को स्टेल्थी जेट की तरह बनाया जा रहा है। अगली अपडेट एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स की बढ़ती कैपेबिलिटीज को लेकर भी एक अपडेट आई है। 150 किलोमीटर की रेंज वाले प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाए जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स का फैब्रिकेशन का काम शुरू हो गया है। प्री प्रोडक्शन टेस्ट के लिए लगभग 20 ऐसी मिसाइल्स को तैयार किया जा रहा है। इस 150 किलोमीटर रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम के बाकी सभी कंपोनेंट्स तैयार हो चुके हैं और अगले वर्ष इसकी इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स की टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। बाद में इसकी 200 किलोमीटर व 350 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स की भी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने दुबई एयर शो में 50 किलोमीटर रेंज वाले एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को भी प्रदर्शित किया है। इस ट्रक माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय नेवी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेगी। तेजस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट पिछले दिनों आई है। तेजस 1A के विंड टनल टेस्टिंग मॉडल में ड्यूल रैक पाइलोन के साथ टेस्टिंग की जा रही है। यानी तेजस के लिए ड्यूल रैक पाइलोन तैयार हो चुका है। इससे फायदा यह रहेगा कि एक ही अंडरविंग पाइलोन पर एक की जगह पर 2 एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जा सकेंगी। इससे ना सिर्फ तेजस ज्यादा मिसाइल्स को ले जा सकेगा, बल्कि इससे लाइटनिंग पोड व जैमर्स के लिए भी एक्स्ट्रा पाइलोन अवेलेबल हो सकेगा। हालांकि अब ज्यादातर फाइटर जेट्स में ड्यूल रैक या ट्रिपल रैक पाइलोन की कैपेबिलिटी शामिल की जा चुकी हैं, लेकिन यह ज्यादातर मार्केटिंग पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होता है। ज्यादातर समय फाइटर जेट्स सिर्फ 2 एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ ही उड़ान भरते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के बारे में भी एक अच्छी अपडेट आई है। स्वदेशी तौर पर बनाए गए INS विक्रांत को फुल ऑपरेशनल स्टेटस मिल गया है। यानी अब यह लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया है। वैसे तो INS विक्रांत लगभग 2 वर्षों से इंडियन नेवी के पास है, लेकिन इसकी कुछ कैपेबिलिटीज का इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ था। इसमें लॉन्ग रेंज के मल्टी मोड ट्रैकिंग रडार्स को लगाना व क्रूज मिसाइल्स व एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स के लिए वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब्स की टेस्टिंग पूरी नहीं हुई थी। साथ ही MiG-29K जेट्स की डे एंड नाइट की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में सफिशिएंट सोर्टीज पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब यह सब पूरा हो चुका है। अब इसके ऊपर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स के साथ फाइटर जेट पूरी तरह से तैनात किए जा चुके हैं। यानी अब INS विक्रांत का फ्लीट दुश्मन को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
आईएनएस विक्रांत के अलावा भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट मौजूद है। इसके अलावा भी कुछ और अपडेट्स हैं। रूस ने एक बार फिर से अपने स्टेल्थी 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 को भारत व यूएई को ऑफर किया है। भारत ने जब Su-57 को पहले रिजेक्ट किया था, तब से अब तक इसके एवियोनिक्स में काफी इंप्रूवमेंट किए जा चुके हैं। अब इसके साथ वेरी लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स व हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक को ऑफर किया जा रहा है। इसमें अब कहीं ज्यादा पावरफुल आइडियली 30 इंजन भी लगाए जा चुके हैं। लेकिन इस बार भी भारत ने Su-57 को खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। रूस से एक और अपडेट है कि उन्होंने अपने नए सिंगल इंजन के स्टेल्थी जेट Su-75 चेकमेट के प्रोडक्शन के लिए ग्राउंड फैसिलिटीज को तैयार करना शुरू कर दिया है और अगले 2 से 3 वर्षों में इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट कर ली जाएगी। भारत ने इस चेकमेट जेट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। फाइटर जेट्स की ही बात करें तो भारत के एक और फाइटर जेट MiG-29 UPG के बारे में भी एक अपडेट आई है कि इसमें 250 किलोमीटर रेंज की प्रिसीशन गाइडेड रैम्पेज मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है। रैम्पेज मिसाइल 570 किलोग्राम वजनी होती है और यह 150 किलोग्राम के वॉरहेड को पूरी एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व रडार स्टेशंस के ऊपर गिरकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। भारत अपने MiG-29 जेट्स को UPG अपग्रेड्स के तहत काफी एडवांस्ड बना चुका है। इसके तहत इनमें AESA रडार व डोर्सल सेक्शन में कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स को लगाना शामिल है। दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ मेजर अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अपडेट रखने में सहायक रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।